हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के फेसबुक पेज पर सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 24 मई से अकादमी निरंतर अपने फेसबुक पेज पर साहित्यिक कार्यक्रम प्रसारित कर रही है, जिसमें अनेकों युवा एवं वरिष्ठ साहित्यकार, संगीतकार, सामाजिक जागरूकता लाने वाले अनेकों विद्वान अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं और दे रहे हैं। इस कोरोना काल में अकादमी ने इस तरह के कार्यक्रम चलाकर हिमाचल में एक नई साहित्यिक इबारत को लिखा है, जिसके लिए अकादमी व अकादमी की टीम बधाई की पात्र है। आज कार्यक्रम की इस 62वीं कड़ी में हिमाचल के सुपरिचित पत्रकार व साहित्यकार आदरणीय श्री शांडिल्य जी अपनी कहानियों व संस्मरणों के साथ समा बांधने वाले हैं। मैं राजेश सारस्वत आप सभी से आदरणीय श्री शांडिल्य जी का संक्षिप्त परिचय करवाना चाहूंगा। सुरेश शांडिल्य जी मूल रूप से ठियोग क्षेत्र के पंचायत क्यार के धानो गांव के निवासी हैं। वर्तमान में समाचार पत्र अमर उजाला के स्टेट ब्यूरो चीफ हैं। लेखन क्षेत्र की जहां तक बात की जाए तो आपकी कहानियां, संस्मरण, डायरी वो बहुत सारी कविताएं हैं, जिनका प्रकाशन अनेक पत्रिकाओं में भी पहले हो चुका है, जिसमें विपाशा पत्रिका, जनपथ, हिमप्रस्थ, गिरिराज, सर्जक, शिखर, इरावती, सेतु, सोमसी आदि अनेक पत्रिकाओं में 1 दर्जन से अधिक कहानियां प्रकाशित हो चुकी है। आकाशवाणी शिमला से भी आधा दर्जन कहानियां आपकी प्रसारित हो चुकी है। शांडिल्य जी आकाशवाणी शिमला से बहुचर्चित कृषि जगत कार्यक्रम में बतौर कैजुअल अनाउंसर के रूप में कार्य करते रहे हैं और अमर उजाला में अपराध संवाददाता, पॉलिटिकल रिपोर्टर के रूप में आपका बहुत लंबा अनुभव है। अमर उजाला से वर्ष 2006 से लेकर आज तक आपका जुड़ाव है। इससे पूर्व दिव्य हिमाचल और भारतेंदु शिखर में भी आपने काम किया है। जहां तक मैं पुरस्कार की बात करूं, फर्जी डिग्री मामले में जो अभी स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ था, जिसमें करीब 1 दर्जन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, इस भंडाफोड़ में आपकी जो भूमिका रही है वो कभी भूलने वाली नहीं है, जिसके लिए पुलिस महानिदेशक से विशेष तौर पर आपको सम्मान दिया गया। विजयी फोरम की ओर से भी श्रेष्ठ पत्रकारिता का सम्मान आपको प्राप्त है और नेपाली एकता समाज सम्मान भी आपको विभूषित करता है। धूम्रपान के खिलाफ विशेष अभियान के लिए अमेरिका के एक विश्वविद्यालय ने दिल्ली वर्कशॉप के लिए आपको बुलाया। यूनिसेफ और अमर उजाला के संयुक्त प्रशिक्षण में आपको विशेष रूप से प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया और आप हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रेस गैलरी कमेटी के मेंबर हैं, जिसके अध्यक्ष विधानसभा स्पीकर होते हैं। मैं आपके संक्षिप्त परिचय के बाद आज के जो कार्यक्रम में आपकी जो कहानियां हैं, जिसमें कौवा कुड़कुड़ाया और जकीउल्ला उर्फ शंकर आपकी जो प्रसिद्ध कहानियां हैं, उसका पाठ करने के लिए मैं आपको मंच प्रदान करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मैं विशेष रूप से आभारी हूं हिमाचल प्रदेश भाषा कला संस्कृति सिंह का और हितेंद्र शर्मा जी जो अकादमी से जुड़े हैं, जिन्होंने मुझे
ये अवसर दिया, और मैं धन्यवादी हूँ राजेश सारस्वत जी का, जो मेरे साथ जुड़े हैं और संचालन कर रहे हैं। मैं शुरुआत करूँगा अपनी कहानी कौवा कुड़कुड़ाया था से। ये कहानी मैंने उस समय लिखी जब मैं पत्रकार नहीं था। मैं ग्रेजुएशन की थी, ग्रेजुएशन के बाद मैं गाँव में था, और गाँव का माहौल, उस पर ये कहानी लिखी। इसको लिखने में मैंने लगभग 1 साल का समय लगाया। इसको लिखता रहा और इसको तराशता रहा। और कैलाश जी, आपको भी नमस्कार। आपका भी हम आदर करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो इस कहानी ये जो कहानी है, इस कहानी को मैंने गाँव में लिखा, और इसमें ग्रामीण परिवेश है। इस कहानी को मैं छापने के लिए, उस समय तब तक मैं ज़्यादा छपा नहीं था। मैंने ये कहानी ये मधुकर भारती सर्जक पत्रिका के संपादक ठियोग से थे, सर्जक संस्था के संचालक भी थे। उनको ये कहानी दी, और उन्होंने देखा कि देखता हूँ, छापता हूँ, ठीक होगी तो छापेंगे। तो इस कहानी को उन्होंने छापा, और छापने के बाद उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी वो मुझे प्रोत्साहित करने वाली थी। ये वर्ष 2002 में उन्होंने जनवरी-मार्च का अंक है सर्जक का, इसमें छापा इस कहानी को। और इस कहानी के साथ जो है एक जो चित्र बनाया है, ये जो इसके साथ जो ग्राफ बनाया है, कौवे का जो स्केच बनाया है, ये ओम भारद्वाज ने बनाया है। तो इस कहानी को जब छपने के बाद भारती जी ने मुझे कहा कि ये कहानी आपने अद्भुत कहानी लिख ली है, ऐसी शैली किसी के पास नहीं है, और इसी शैली में लिखो तो तुम्हारी अपनी शैली बनेगी। तो मुझे लगा कि ये भारती जी शायद मज़ाक कर रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि ये इस कहानी ने मुझे इतना प्रोत्साहित किया कि इसके बाद मैंने लगभग 1.5 दर्जन कहानियाँ लिखी। तो ये कहानी कौवा कुड़कुड़ाया था, मैं शुरू करता हूँ ज़्यादा भूमिका ना बाँधते हुए। आप सुनिए और कृपया प्रतिक्रिया दीजिए कि आपको कैसी लगी। कौवा कुड़कुड़ाया था। वह सन की जगतू अभी दफ्तर से आएगा, और इस चौखट को बड़ी बेसब्री से पार कर सड़क के उस छोर पर अवस्थित शराब के ठेके में जाएगा। अमृत तुल्य पे देसी शराब की 2 थैलियां खरीदेगा। उन्हें काले कोट के किनारे वाली जेबों में एक-एक कर ऐसे ठूसेगा जैसे कोई कंगारू खतरे का अंदेशा पा अपने प्राण प्रिय शावक को उधर थैली में घुसेड़ कर छिपाता है। गांव के दाईं ओर के निपात में उतरते ही कई फुरुंश गालियों का गर्जन करेगा। आज किस प्राणी को गालियां पड़ेंगी, इसकी निश्चितता नहीं है कि बस किसी ना किसी को पड़ेगी जरूर। उसका नित्य कर्म जो बन चुका है यह। ग्रामवासी बेजुबान हैं। पूरे गांव से वही एक सरकारी मुलाजिम है। बिजली के दफ्तर में चपरासी है। बाकी सब गैर सरकारी मुलाजिम हैं। मुफलिस कृषक हैं, उससे सब डरते हैं। पैसे वाला जो ठहरा, क्या पता कब थानेदार को रिश्वत देकर अपने चंगुल में फांसे, या फिर उसे बेवकूफ या आधा पागल मान कोई भी प्रतिक्रिया नहीं फरमाते। आज कागग्रीवा जितने लपेटे का वह मदमस्त झूमता पाजे का गाछ धर्मू के उस जवान बिट्टू के खुंडे रेत की बलि चढ़ा। कच्छ काश इस दरख्त की जगह उस अर्ध विक्षिप्त जगतू की मुंगरी तुल्य गर्दन होती। उसने बड़ी निष्ठुरता से सोचा था। शाम को जगतू बकबकाते लतियर की मानिंद धक्के खाता पहुंचा तो बीवी सत्या पहले से ही शिकवों के तांते बुन चुकी थी। अपने जहन में सारी कसरें निकालने की कसरतें कर चुकी थी। अब मजा चखेगी धर्मेणी, देखती हूं अब की कैसे बचते हैं धर्मू के धर्माइक। एक एक को फूंक दूंगा, आखिर इस धर्मू की औकात ही क्या है। 10,000 लगेंगे, 50,000 लगेंगे, लाख लगे, गांव में नहीं टिकने दूंगा। ऐसा जादू टोना बनाऊंगा कि तेरे वंश का नामो निशान मिट जाएगा। समय देख, सत्या ने हलक पर कच्ची सिलाई दे दी थी। उसके अनुसार इस सब का महत्व नहीं था। जोर जोर की चिल्लाहट सुन गांव के कुत्ते भी भौंकना शुरू हो गए थे, जिसके तुरंत बाद अर्थशास्त्र के गुणक के सिद्धांत के लागू होने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। धीमे धीमे पूरा परगना ही श्वान कीर्तन से गूंज उठा। बेचारा धर्मू माजरे से अनजान था। उसने सोचा, मुझ पर इतना तो ये कभी ना बिलबिलाया था, आज तो ये मुझे ही तूम रहा है। मगर तब भी
उसमें असीम धीरज देख कुदरत हैरत में थी। बिट्टू की नसों में जवानी का खून खौला तो मैदानी जंग में जाने को वो तड़पा। पर धर्मू ने सीख दी, बेटा तू भी कहाँ एक शराबी से उलझता है, एक पागल के साथ बकने दे, आज हमें ही सही, तेरा आगे तक का देखना है। कहीं थाने कचहरी में नाम चढ़ा तो मन में पलती आंसू पर पानी फिर जाएगा मेरी। ये दुष्ट तो चाहता ही यही है, चाहे लाख जादू टोने बनाए, मूठे चलाएं, हम पर इष्ट देवता की बड़ी कृपा है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। छोटी मोटी चीजों को रोकने को तो तेरे गुरु लग्नू राम के दिए मंत्र ही काफी हैं। बिट्टू समझदार था, चुप रहा। उसका गुरु लग्नू राम इलाके का मशहूर डाऊ था, बड़ा जबरदस्त पासा फेंकता था। दूसरे दिन जगतू थाने गया, जाने क्यों, शायद रपट लिखाने, मगर किसकी। धर्मू का मकान यही है ना? एक कांस्टेबल धर्मू के घर आधम का बड़ी गाज से पूछा, मानो सबकी प्राणवायु उसकी ही त्राण पर टिकी थी, उसके ही त्राण पर टिकी थी। हाँ हाँ यही है, धर्मैनी ने डरते हुए कहा, जैसे वो दीटबंध से उचाटित हो गई थी। वो पुलिसियों की चर्चा करने से ही, छेड़ने से ही डरती थी। आज सामने ही जब एक पुलिस वाला खड़ा देखा तो उसका दिल भावी संकट की आशंका से जोर जोर से धड़कने लगा। कांस्टेबल ने दोबारा कहा, तो तुम उसकी बीवी हो? जी हाँ, धर्मैनी ने हहराते हुए जवाब दिया। तुम्हारा पति और लड़का कहाँ है? तब तक धर्मू और बिट्टू भी बाहर निकल चुके थे। तुम्हारा ही नाम बिट्टू है? कांस्टेबल की आंखों में जैसे सुअर का बाल था। हाँ सर। और तुम धर्मू हो? उसने धर्मू का अंदाजा भी ठीक लगाया था। हाँ जी। बिट्टू, क्या तुमने सचमुच भक्तू का पेड़ काटा है? कांस्टेबल ने रौब से पूछा। पेड़ नहीं सर, उसने जगतू को बुलवाया तो एक बच्चा जो कि वहां तमाशबीन बन बहारे जन्नत के दीदार लूटने जैसा लुत्फ उठा रहा था, अपनी तंद्रा तोड़ जगतू के मकान की ओर भागा और कुछ ही मिनटों की चुप्पी के बाद जगतू को लिए वापस आया। कटा पेड़ कहाँ है जगतू? कांस्टेबल ने पूछा। आओ साहब। सब उसके पीछे गए। वो साहब, उसने पुनः कहा, दोबारा कहा, साहब पेड़ तो मेरे आने से पहले ही गायब कर दिया है। वह ठूंठ। अच्छा, वो मूसल के साइज का मुंडा? जी साहब। उसने कांस्टेबल के चेहरे के भाव को भांपना चाहा, साथ ही उसे लगा कहीं उसकी कुटिल योजना का गाव गिर गया तो। कटमुब काए का ऊपर कायल के शिखर पर कैल के शिखर पर बैठा कौआ कुड़कुड़ाया था, अति भावुक हृदयों में टीस सी को रेदता। जगतू ने ऊपर बड़ी उदास मुद्रा में देखा। कांस्टेबल का भीतर खूब हंसा। सच सच कहो मिस्टर बिट्टू, इसे तुमने ही काटा है ना? छुपाया कहाँ है? जी सर, मगर धोखे से कट गया। मैंने तो, धर्मू ने तुरंत बात काट सफाई दी, जनाब इसे क्या पता था कि वहां इस जगतू की मिल्कियत थी, पढ़ाई कर रहा है, खेतों घासली के बारे में इसको कोई अता पता नहीं है। अब जनाब, धोखे तो बच्चों को लगते ही हैं। इसी बरस 18वां साल पूरा किया है, बस बेअकल समझिए जनाब। कुल्हाड़ी का हत्था टूटा तो मैंने उधर झुरमुट की ओर भेजा, मुझे क्या मालूम धर्मू का गला सूख गया था। उसने बिट्टू से पुष्टि मांगी। क्यों बे, कहा था ना उस ओर जाने को, और तूने उस ओर समझा होगा, तू उस ओर चला गया होगा। बिट्टू ने सिर हिला, हामी भरी। तुम्हें कल थानेदार साहब के पास चलना होगा। कांस्टेबल ने बिट्टू को इशारा किया। जज्जी ये? धर्मू एकदम चौंका, उसका रोम रोम सियर उठा, जैसे एक क्षण पहले उस पर वज्रपात हुआ। जी हाँ, और तुम्हें भी चलना होगा। कांस्टेबल जगतू के साथ चला और रात उसी के घर ठहरा था। धर्मों का डर तब तो कई गुना बढ़ गया था। विचारों की कंठी के मोती कभी पोहता तो कभी पगारता। वह दुर्जात जगतू उसे खूब घूस देगा, खूब पिलाएगा और उसके बिट्टू का नाम थाने में चढ़ जाएगा। नौकरी से पहले भी तो थानेदार का लिखा मांगते हैं कि प्रार्थी शिष्ट है या नहीं, उसका आचरण सही है या नहीं। नहीं, मैं सारी फरियाद थानेदार से करूंगा कि, पर हो सकता है कि उसे भी रिश्वत मिल जाए तो क्या होगा। जगतू ने सच में कांस्टेबल की खूब आवभगत की थी, खूब नवाजा उसे। कांस्टेबल पर विश्वास था कि उसका बयान उसी के फेवर में होगा। नियत समय पर सबको हाजिरी देनी पड़ी थी। जगतू के घर की मुंडेर पर बैठा कौआ कुड़कुड़ाया था। का कटुमुब काए का। हाँ तो
कांस्टेबल सत्यार्थ, तुमने मौकाए वारदात पर क्या देखा? थानेदार ने टेबल पर लटका सर ऊपर झटका। जी सर, वह कटा पेड़। जगतू के मन में गुदगुदी हुई तो भीतर ही भीतर मुस्कुरा भी दिया। बिट्टू रोष से लाल था तो धर्मू डर से पीला। हाँ, कितना मलबा था पेड़ के इर्द गिर्द, कितना बड़ा पेड़ था। कांस्टेबल ने पहले धर्मू के याचनापूर्ण चेहरे पर नजर दौड़ाई, तब बिट्टू के भय मिश्रित रोष का आकलन किया। अवस्था सुलभ गुण या अवगुण का। उसने जगतू के शाटिया अंतरस को उसने जगतू के शाटिया अंतस को तरेर कर झांका। कांस्टेबल सत्यार्थ, तुमने कुछ कहा नहीं? सर, लगभग 6-7 इंच लपेटे के एक कटे डंडे को देखा था, अंजुली भर के करीब मलबा था। क्या कहा? जी सर। उसने सारी बातें ठीक ठीक समझा दी थी। जगतू सन्न रह गया था। थानेदार ने खूब समझदारी दिखाई। उसने जगतू को काफी भला बुरा कहा। जगतू ने पैंतरा खाली पा काफी निराशापूर्ण स्थिति में विचरण किया। धर्मू ने मन ही मन कांस्टेबल और थानेदार के गुण गाए थे। दूसरे दिन घी के 2 डब्बे ले थाने गया और एकांत पाकर कांस्टेबल को भेंट किए थे। धर्मू घर पहुंचा तो अपनी एक बड़ी भूल पर पछताया। उसे कांस्टेबल के माध्यम से थानेदार को यह बता देना चाहिए था कि रोज वह जगतू का बच्चा शराब पीकर पूरे गांव वालों को बड़ी उल जुलूल गालियां बकता है। मगर समय गया तो गया। उस समय उसकी जो रगड़ाई होती देखते बनता। कौआ जगतू के बरामदे की गलेज पर बैठा था, बिल्कुल शांत। यकायक उसकी नजर दीवार पर मढ़े दर्पण पर पड़ी, जिसके पार दूसरी ओर वैसी ही गलेज पर बैठा एक अन्य कौआ दिखा। उसका ही प्रतिबिंब उसे नजर आया। का का का। शायद उसने दूसरे कौवे से कुछ पूछना चाहा होगा, परंतु वह पार वाला कौवा भी उसी समय वैसे ही दुम हिलाकर झूम कर जवाब दे। अरे, मुझे कॉपी करता है, शायद इस कौवे ने सोचा होगा। वह झपट कर दर्पण पर टूटा और फिसल कर बरामदे में गिरते गिरते बचा। उसे कुछ लगा कि उसी क्षण उस पर वह दूसरा कौवा भी झपटा था। मुझ पर झपटता है, शायद कौवे ने सोचा होगा। वह दोबारा गलेज पर बैठ नए सिरे से हमले की तैयारी की बुनियाद बुन रहा था तो कौवा भी वैसे ही बैठा पाया। दोबारा आक्रमण की तैयारी हुई, मगर ऐन वक्त पर सत्या बाहर निकली। चा चा। उसने गलेज से कौवा उड़ाया। साले घर पर अपनी कुछाया डालते हैं जमदूत, वह बुड़बुड़ाई थी। कौवा रोज आने लगा। वही बेहुदा हरकत, यह तो दर्पण ही फोड़ डालेगा। हो ना हो किसी ने तंत्र विद्या से जड़ दिया हो ना हो यह करामात उस धर्मू की ही हो। उसका लाडला भी तो आजकल बड़ा चमका है। दूर दूर से खरगोश के जंतर ले जाने लोग आते हैं। खरगोश हटाने के जंतर देता है, एक एक खेत से हटाकर दूसरे के खेत में फंसा देता है अपनी कुविद्या से। जगतू और सत्या की सामूहिक सोचें उभरी थीं। हमारे कोई संतान नहीं है, हमारे ही नहीं है। हमने आज तक इसके बारे में कभी भी कुछ अच्छे डाऊ भाट से नहीं पूछा, वैसे ही पूछते रहे। या फिर ये भी हो सकता है कि उस कुत्ते धर्मू ने ही बहुत पहले से यह सब खराब कर रखा हो। अब तो खैर वह शैतान बिट्टू भी बखूबी चल पड़ा है। जब गुरु माहिर तो चेला पीछे क्यों? लगनू राम जैसा नामी टोने टोटके बनाने वाला किस लोक में मिल सकता है? अच्छे अच्छे भाटो डाउओं का चुनाव हुआ तो लगनू राम ही सबसे चढ़ता लगा, पर उससे ना बुलाएंगे। उल्टा ही कुछ ठोक दिया तो जतन देवा ठीक रहेगा। वह भी तो लगनू राम से किसी बात में कम नहीं लगता। हाँ, महंगा पड़ेगा सो पड़े। अंततः उसे ही बुलाया गया। पासा वह भी अच्छा फेंकता था। जब आया तो आसपास से सारी भनक लेता आया। जगतू की किससे बनती है, किससे नहीं बनती है, किससे पड़ती है, किससे नहीं पड़ती है, किसके साथ क्या संबंध है, सब मालूम किया। जब पंडित जतन ने 3 बार रमल फेंका, पासा फेंका, तो कुछ बुदबुदाकर कुछ लम्हों के लिए आंखें मूंदी और फिर कहा, जजमान जगतू, तुम्हें यह कौआ लगा कर किया गया है ताकि भविष्य में कोई संतान प्राप्ति का योग भी बने तो बिगड़ जाए। यह कुकर्म किसका है गुरुवर? इससे भला हमारी भला किससे दुश्मनी? उसने आजमाने के चक्कर में यह प्रश्न किया। चूंकि तंत्र विज्ञानी पड़ती की समझते हैं, इसलिए उसने भी तुरंत भाना। दोबारा 3 बार पासा फेंका। जजमान जगतू, पासा कहता है कि यह किसी ऐसे आदमी का कमाल करामात है जिसकी तुमसे किसी पेड़ या जमीन के बारे में झगड़ा हुआ हो। बात का असर अविलंब हो गया। गुरुजी की बात बेशक सत्य है। मेरा धर्मू के साथ जतन देव ने तुरंत बात काटी। सब जानता हूं जजमान, सब पता है। गुरुवर, आप तो अंतर्यामी है। ऐसा कोई उपाय हो सकता है जो उल्टा वार करे?
तुम कौवे को पकड़ सकते हो क्या? जी हाँ, तुम्हें कौवा पकड़ना पड़ेगा और उसकी बलि देनी होगी। जतन देव ने सब समझाया विस्तृत रूपेण। कथन के मुताबिक कौवा काटकर धर्मों के छप्पर पर डालना था। जाति बार जतन देवा कुल्हाड़ी में एक मौली अभिमंत्रित करके ले गया। उसके बाद मोटी सी दक्षिणा ले किसी और अभागे को ठगने चला गया। अब जगतू की चिंता कि कौवे को पकड़े कैसे। कोई दूसरी चिड़िया हो, कोई दूसरा पक्षी हो, उसको पकड़ना आसान है। कौवा सबसे चतुर पक्षी के पकड़े कैसे। जगतू शराब के ठेके पर गया। 4 बोतलें अंग्रेजी शराब की खरीदी। 2 पहले घराट तक छोड़ आया था, जिन्हें मनसू घराटी के पास संभाला था। सुरक्षा के नजरिए से 2 के लिए दोबारा गया। तब घराट से 4 बोतलें मक्की के आटे से भरे बस्ते में ठूंस कर कुछ अन्य चीज जो मनसू घराटी से ली थी वह भी उसमें घुसेड़ दी। तब घर को कूच किया। काय कुटुंब काय काय का का। कौवा छप्पर के कणासे की नोक पर चोंच नीचे लटकाए कुड़कुड़ाया था, जैसे वह कह रहा हो, अंदर वालों बाहर मत आना। मैं दर्पण के उस पार अड़े उस बदतमीज कौवे से द्वंद्व युद्ध करने जा रहा हूं। मेरे कार्य में खलल मत डालना। कौवों का बॉस हूं, अच्छा ना होगा। कोई भी कौवे को उड़ाने बाहर न निकला था। वह निश्चिंत हो अपने प्रतिबिंब पर झपटा था। बेचारा कौवा जाल में फंस गया था, जो उस भक्तु ने घराटी मंसूर से खास तौर पर बनवाया था। खूब पटका, खूब तड़पा, मगर व्यर्थ। सत्या और जगतू को कार्य सिद्धि का आभास हुआ तो अंदर ना टिका गया। जगतू शराब की एक बोतल को गट कर चुका था, जो उस पर अपना प्रभाव जमा चुकी थी। वो धक्के खाता बाहर छूटा और जाल में छटपटाते कौवे को देख अति प्रसन्न हुआ। चल साले, तेरा दाना पानी आज खत्म हो गया, वह बड़बड़ाया बुड़बुड़ाया। जगतू कौवे को ले जाल समेत ले। सत्या दूसरा साजो सामान लेकर बावड़ी पर गई। गूगल का धूप जला। तीनों बची बोतलें एक परात में उलड़ी गई। कौवे के जाल समेत स्नान हुए। कटाक, कुल्हाड़ी का अमोघ प्रहार कौवे की गर्दन पर। कड़क, कौवा अंतिम बार कुड़कुड़ाया था। काए 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 काए। कौओं का एक विशाल जमघट उधर झपटा। सत्या को अपनी जान की पड़ी थी। वह घर भागी। जगतू पर मानो काजल की बड़ी बड़ी फाहें उतर रही थी, गिर रही थी। छोड़ो सालो छोड़ो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मांस के लोथड़े नोच नोच कर मानो वे कौवे कह रहे थे, बेरहमी हमारे बॉस का खात्मा करके ये हमसे पूछता है कि तूने क्या किया, क्या बिगाड़ा। समस्त गांववासी तमाशबीन बन दूर खड़े जोर जोर से हंस रहे थे। धर्मू और बिट्टू भी वहीं कहीं आसपास थे। धर्मू से देखा न गया यह सब कुछ। बेटे को कहा, चल बेटे, दुश्मन भले हो, दर्द सबको लगता है। मुझसे किसी की जान जाते नहीं देखी जाती। बिट्टू ने काफी सोच विचार किया था। चल बेटा, सोचता क्या है। उसने समीप लगी लकड़ी की छई से 2 लाठियां ली। गांव वालों को कुछ न कहा। बेटा सोचता क्या, उठा लाठी, उठा पत्थर, चल भगा। सर दोनों उधर लपके, मगर कौवे उल्टे बाप बेटे पर टूट पड़े थे। बिट्टू ने हिम्मत से लाठी घुमाई और धर्मू ने जगतू की रक्तसानी देह को पीठ पर उठाया। जैसे कैसे बरामदे तक ले आए। बरामदे में सिसकिसी सत्या चीखी, इन्हें क्या हो गया, यह सब कुछ कैसे हुआ, इनकी यह हालत कैसे हुई। सहसा जगतू ने साहस कर आंखें खोली और सत्या को बिन बताए बहुत कुछ कह डाला। बिट्टू डॉक्टर के लिए दौड़ा था। कहानी यहाँ पर संपन्न होती है। आपका धन्यवाद, आपने कहानी सुनी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी हो। जी, जिस तरह से आपने ये जो कौवा कुड़कुड़ाया कहानी में एक मनोविज्ञान और पहाड़ी लोक संस्कृति, पहाड़ी परिवेश और जो पहाड़ी शब्दों का शब्द विन्यास और पहाड़ी शब्दों का जो सामंजस्य बिठाया है, वो गजब का मेल था। और धन्यवाद मैं आपका। स्क्रीन पर देख रहा था कि भी बहुत सारे दर्शकों के कमेंट्स आ रहे थे और आपकी इस कहानी को बहुत सराहा जा रहा है। मैं सभी आपको इस दर्शकों का कहानी के आभारी लिए हूँ, बहुत-बहुत बधाई। जिनके कमेंट आ रहे थे उनका भी आभारी हूँ। जो देख रहे हैं उनका भी आभारी हूँ, और जो बाद में देखेंगे उनका भी आभारी हूँ। उन्होंने जी, समय निकाला और कहानी सुनी। प्रतिक्रिया जैसी जी, भी मिली, जो भी मिली, मेरे लिए प्रतिक्रिया अच्छी है, मुझे प्रोत्साहित करेगी। जी, अभी तक कहानी संग्रह नहीं निकाल पाया हूँ। 20-25 साल हो गया कहानियां लिखते हुए। अब अभी तक बात नहीं जम रही है। तो जी, आपका आशीर्वाद रहेगा, आपका प्रोत्साहन रहेगा तो आगे बढ़ पाऊंगा। धन्यवाद आप सबका। तो अब मुझे जैसा कहा है कि अभी समय है, तो मुझे कहा गया था कि मैं कविता सुनाऊं। कविताएं मैं नहीं लिख पाता हूँ। मैंने थोड़ी सी कविताएं लिखी है। एक कविता लिखी थी मैंने, मैं अपने पिताजी के साथ मटर बो रहा था, तो उस समय मैंने एक कविता लिखी थी। खेत में
उस समय मुझे मटर का सिकुड़ा दाना नज़र आया। पिताजी हमारे ठेठ किसान थे, खेती-बाड़ी से ही गुज़ारा करता था, उसी से भरण-पोषण होता था, हमारी पढ़ाई-लिखाई उसी से हुई। तो मैंने भी हल चलाया है पिताजी के साथ, मैंने भी हल सीखा है। आज बेशक हल नहीं है, आज सेब के बगीचे बन गए हैं। तो मैंने मटर की फलियाँ करके एक कहानी लिखी, सॉरी कविता लिखी और मैं मानता हूँ कि मैं एक ही कविता लिख पाया हूँ जिस पे लोगों ने तारीफ़ भी की। हिमप्रस्थ में छपी थी। उसके बाद मैंने कॉलेज टाइम में लिखी थी ये। उस टाइम यूथ फेस्टिवल में मैंने सुनाई थी, उसमें मुझे प्राइज़ भी मिला था। उसके बाद मैं कोई कविता नहीं लिख पाया हूँ और जो लिखा है शायद मुझे खुद भी नहीं लगा कि मैंने कोई कविता लिखी है, लेकिन डॉक्टर करम सिंह जी भी कह रहे थे कि आप कविता भी सुना सकते हैं, तो मैं एक कविता भी सुनाऊँगा छोटी-सी। छोटी हो या छोटी से थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन उम्मीद है आप इसे भी पसंद करेंगे। उसके बाद अगर समय होगा तो मैं एक और कहानी पढ़ूँगा। जी। सारस्वत जी, मैं कविता सुना सकता हूँ, आप अनुमति दीजिए। जी, जी, आप कविता सुना सकते हैं और इसके बाद जी, अभी जी। हमारे पास आधे घंटे का समय और बचता है। इसके बाद आप एक और अच्छा। कहानी भी सुना सकते हैं। हाँ, जी, जी, ठीक है। तो जी, कविता सुनाता हूँ। जी। कविता का शीर्षक है मटर की फलियाँ, मटर की फलियाँ। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ रहा था जब कविता लिखी थी ये। बाबा बताते हैं, हमारे यहाँ पिताजी को बाबा कहते हैं। अभी भी बाबा कहते हैं, जो हमारी जो जनरेशन है वो बाबा कहती है। बाबा बताते हैं कि उनके बाबा कोदा, कावड़ी, बाथू, जौ, धान आदि की चांदी के रुपयों की बालियां उगाते थे। मंद मंद मुस्कुराती मुंडी झुमाती थी धरती, हरे पीले व भूरे ताज पहन और प्रकृति ठाके मार मार लारें टपकाती थी। थरथराते थे फसलों के चोर, खेत में जड़े खड़े जेठुओं के भयानक रूपों से। बड़ी सादगी से हुआ था उनकी बहन का विवाह। लवंग, काली मिर्च, प्याज व पुदीने से छूमंतर होती थी सर्द गर्म मर्जें। बाबा भी अपने बाबा की तरह ही बीजते आए थे पुरानी फसलों के बीज, मगर बदले ज़माने की कागज़ी चाँदी नहीं उगती थी उनमें। अब की बाबा ने किन्नौरी मटर के बीज बोए। अब की बाबा ने किन्नौरी मटर के बीज बोए। मटर के हर सूखे बीज से उगानी थी बाबा की तंग जेब की एक-एक पैसे की फलियाँ। कुछ बीज तो धरती ने ही ले लिए, कुछ उदास प्रकृति के आँसुओं के हवाले धुले। बाकी उगी, बची, बनी आशा की फलियाँ, वो भी कौवों, तीतरों, चकोरों, बंदरों, सियारों की भूख की यज्ञाग्नि में स्वाहा हुईं। अब नहीं आशा बाबा को एक भी पैसा उगाने की, जिससे जुड़ा था बहन का विवाह, मेरी पढ़ाई, माँ का इलाज और लाले के राशन की उधारी। जी। समय हो तो मैं दूसरी कहानी शुरू करूँ या? जी, जी, जी। जी, जी। ये कहानी दरअसल जो पहली कहानी है मैंने उस समय लिखी थी जब कौवा कुड़कुड़ाया था, जब मैं पत्रकारिता में नहीं आया था। मैं उस टाइम ग स्टूडेंट था। अब जो दूसरी कहानी लिखी है वो मैंने उस समय लिखी जब मैं पत्रकारिता में आ गया था। और ये इसमें एक पत्रकार ही इसमें चरित्र है, एक पात्र है इस कहानी में। और ये इसलिए भी प्रासंगिक है कि वर्तमान जो मेरा पेशा है उससे संबंधित है। ज़की उल्लाह उर्फ शंकर, ये विपाशा में छपी थी, विपाशा पत्रिका में। और ये कहानी सितंबर-अक्टूबर 2010 के अंक में छपी थी। ज़की उल्लाह उर्फ शंकर। सुनैना जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने सराहा। गणेश जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रियंका वैद्य का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप गणेश जी बहुत बड़ा नाम है हिमाचल प्रदेश से, हिंदी आलोचना में इनका देश में बहुत बड़ा नाम है। डॉक्टर प्रियंका वैद्य, ये इनका साहित्य में बहुत नाम है। तो ऐसे तमाम लोग, सुनैना शर्मा जी है, ऐसे तमाम लोग जो है, मनोरमा शर्मा जी, बहुत बड़ा नाम है हिमाचल में साहित्य के क्षेत्र में। आप जो है इतना दूर से जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और प्रतिभा शर्मा जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप उमा नदैक जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने प्रोत्साहित किया। जगदीश शर्मा जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत से लोग होंगे, उनसे मैं अशोक कालिया जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सबका एक साथ ही धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि डॉक्टर मनोरमा शर्मा जी भोपाल से जुड़ी हैं, बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सबका मैं एक धन्यवाद अभी एक साथ ही कर जाऊँगा। कृष्ण भानु जी, हमारे डॉक्टर कृष्ण भानु जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये हिमाचल प्रदेश के पत्रकारिता की एनसाइक्लोपीडिया है और बहुत बढ़िया लिखते हैं।
और मैं इनसे खुद प्रेरित हूँ, उनके लेखन से। और डॉक्टर करम सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये कह रहे हैं कि मेरे लिए समय की कोई बंदिश नहीं है, और इन्होंने समय दिया, मौका दिया, और इतना बड़ा मंच है हिमाचल साहित्य कला संस्कृति साहित्य अकादमी का। इस मंच के लिए इस मंच पर इतना समय मिलना बहुत बड़ी बात है। भारती कुटियाला जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वीरेंद्र शर्मा वीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, एडी अनूप जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जगदीश शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबका एक साथ ही धन्यवाद कर लेता हूँ। जो और लोग और भी जुड़े हैं, जो लोग जुड़े हैं, जो लाइक कर रहे हैं, जो लाइक नहीं भी कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रविंदर जी। अब मैं अपनी कहानी जकी उल्ला उर्फ शंकर शुरू करता हूँ। जी। जकी उल्ला उर्फ शंकर। जकी उल्ला नया नया टेलीविजन खरीद लाया है, केबल कनेक्शन भी लगा दिया है। उसके एक पसंदीदा चैनल से प्रवचन चल रहा है। कोई प्रवचन करता धारा प्रवाह बोल रहा है। यह त्रेता युग की बात है। अयोध्या में रामावतार हुए कई वर्ष हो चुके थे। रेवतक ऋषि अपनी विवाह योग्य सुंदर पुत्री को लेकर ब्रह्मलोक गए। उन्होंने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा से अपनी अतीब सुंदर पुत्री रेवती के लिए योग्य वर ढूंढने की प्रार्थना की। उनका संकेत दशरथ पुत्रों की ओर भी था। ब्रह्मा जी बोले, रेवतक, जब तक तुम पृथ्वीलोक पहुंचोगे वहां एक युग बीत गया होगा, वहां द्वापर युग होगा। तब तक वहां कृष्णावतार हुए भी कई वर्ष व्यतीत हो चुके होंगे। तुम्हारी इस पुत्री का विवाह कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम के साथ होगा। यही विधि का विधान है। जकीउल्ला मुसलमान होकर यह सब रुचिपूर्वक सुन रहा है। प्रवचनकर्ता ने तभी आगे कहा, समय के अनेक आयाम होते हैं। एक आयाम में कुछ ही क्षणों के भीतर पूरा जीवन भी जिया जा सकता है। इस पृथ्वीलोक पर आज भी यह संभव है। ईश्वर की इस रचना में ऐसे उदाहरण समय समय पर सुनने को मिलते रहे हैं। यह सब जकीउल्ला की समझ में नहीं आ रहा है, मगर वह फिर भी रुचि से सुन रहा है। प्रवचनकर्ता ने एक और कथा सुनाई। नारद की प्रार्थना पर एक बार विष्णु की इच्छा से उनके साथ समय के आयाम की ऐसी ही घटना हुई। भगवान विष्णु ने नारद को कहा वो उन्हें अपनी वीणा सौंपे और स्वयं पानी में डुबकी लगाए। डुबकी लगाने के बाद नारद को आभास हुआ कि वह एक युवक है। वह युवक कहीं घूमने निकला। वहां एक ढोल रखा था। संयोगवश उसने उस ढोल को बजाया तो उसे कुछ लोग पकड़ कर ले गए। बोले, आपको हमने राजा चुन लिया है। यहाँ राजा के चुनाव का यही नियम है। और उस राजा ने पूरा राजसुख भोगा। एक एक क्षण, घड़ी, दिन, महीने और वर्षों को जिया। सुंदर राजकन्या से विवाह किया। वह पुत्रवान भी हुआ। पत्नी का देहांत हुआ तो वह विलाप करने लगा। इस रुदन के बीच ही सहसा नारद पानी के भीतर से बाहर उछल आए। वह कुछ ही क्षणों तक डुबकी लगा पाए थे। देवर्षि नारद हतप्रभ रह गए। संभवतः नारद ने यही तो कहा होगा, हे नारायण, अगर आप यह कहो कि यह भ्रम अथवा दिवा स्वप्न था तो मैं यह नहीं मानता। मैं वास्तव में इन कुछ क्षणों में ही एक पूरा जीवन जिया है। मैंने वास्तव में ही इन कुछ क्षणों में ही एक पूरा जीवन जिया है। जकीउल्ला की स्मृति में यह प्रवचन कौंध रहा है। शिमला के एक अस्पताल में उसकी याददाश्त लौट आई है। उसके भीतर सवाल उभरा कि क्या उसने भी समय के एक आयाम को इसी तरह से जिया है। उसे बीच के 3 साल एक रात की गहरी नींद के बराबर लग रहे हैं। वह जैसे कल शाम को नींद की दवा खाकर सोया था और आज सुबह उसे देरी से जाग आ गई है। डॉक्टर कह रहे हैं कि यह मन की एक अवस्था है जहां कोई ऐसा मान लेता है। असल में ऐसा कुछ नहीं होता है। वह इसे मनोरोग कह रहे हैं। पर पता नहीं क्यों जकीउल्ला को डॉक्टर की बात पर कम और उस प्रवचनकर्ता की कथाओं पर ज्यादा भरोसा हो रहा है। वो खुद को रेवतक ऋषि और देवर्षि नारद की जगह महसूस कर रहा है। वो मान चुका है कि जिस परवरदिगार ने उसे यह जिंदगी बख्श दी है, उसी ने यह सब दिखाया है। इस रूहानी एहसास से वह खुद गदगद भी हो रहा है और उस अल्लाह या ईश्वर का शुक्रगुजार भी है। जकीउल्ला ने भले ही अपने वक्त में केवल मैट्रिक तक की पढ़ाई की है, मगर उम्र के इस दौर में भी किताबों में उसकी खूब दिलचस्पी है। उम्र दराज होने के बावजूद वह किताबों को मांग खरीद कर पढ़ने में कभी नहीं हिचका है। उसका सामान्य ज्ञान भी कमोवेश हर विषय का है। वह रिक्शा सवारों को रिझाने के लिए खूब शेर व शायरी कर लेता है, तो मजहब या धर्म पर भी खुलकर बोल सकता है। वह कबीर, तुलसी, रसखान, चाइसी, गालिब से लेकर निराला, बच्चन और गुलजार तक सबसे थोड़ा बहुत वाकिफ है। तो कुरान शरीफ से ज्यादा रामचरितमानस, महाभारत, शिव पुराण आदि पर टिप्पणी करके सुनने वालों को हैरत में डाल सकता है। अस्पताल में मरीज ही नहीं बल्कि नर्सें और डॉक्टर भी उसकी बातों में खूब दिलचस्पी ले रहे हैं। जकीउल्ला मरीजों को बताता है कि वह जब मंदिर से नमाज पढ़कर लौटता है तो काम पर निकलने से पहले उस शिव मंदिर के बाहर उसका मस्तक अनायास झुकता रहा है। मालूम नहीं ऐसा क्यों होता रहा है। जकीउल्ला ने एक बार सोच लिया, उसके भीतर जरूर किसी सूफी संत की रूह है। हो ना हो वह पिछले 3 साल में समाधि जैसी हालत में रहा हो।
जो उसे एक रात की गहरी नींद के बराबर लग रही है। वो हैरान तो है, लेकिन उसे अघटित कुछ भी नहीं लग रहा है। उसने आईने में अपनी शक्ल देखी है तो उसे पहले से 2 गुने सफेद हुए अपने गंदे बाल नजर आए। उसे आगे के टूट चुके 3 दांतों की खाली जगह भी दिखाई दी और फिर चेहरे पर गहरी हुई झुर्रियां उसे डराती रहीं। कहानी उस मोड़ से गुजर रही है जहां जकीउल्लाह खुद को नहीं जानता है। शिमला के इतने बड़े अस्पताल के बाहर एक रोगी पड़ा है, उसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। ना रेड क्रॉस संस्था को कुछ नजर आ रहा है, ना ही अस्पताल में आए किसी भी भले आदमी के पास समय है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए, वह मरीज यहीं है। चारों ओर दुर्गंध फैलाती गंदगी पर किसी को मलमूत्र के पिचके ढेर से उसे उठाने की सुध नहीं है और अस्पताल के भीतर दाखिल करने की भी नहीं सूझ रही है। हाँ, खुद को दयालु मानकर अपने झोले से उसकी और कोई केला तो कोई ब्रेड पीस जरूर फेंक रहा है। मैल की पट्टी जमे हाथों वाला यह कराहता रोगी इन सब पर किसी भूखे जानवर की तरह टूट पड़ता है। वह कमर के निचले हिस्से से उठ नहीं सकता, उसकी टांगों में जैसे जान नहीं है। तीसरा दिन महाशिवरात्रि का है। किसी ब्रेकिंग न्यूज की फिक्र उठाए पत्रकार सौरभ यहाँ पहुंचा तो हाथ साथ खड़ा सफाई कर्मचारी कहता है, सर खबर कर रही है तो उस पे करो। सौरभ नजदीक गया तो नाक को हथेली से ढकना पड़ा। अरे इतनी दुर्गंध! वह सीधा अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक पर जल्लाया। क्या इस पूरे अस्पताल में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं रह गई है? बाहर वो बेबस पड़ा है और आप बेप्रवाह है। तो आप तीमारदार बन जाइए पत्रकार जी, इलाज हम करते हैं। हमने रेड क्रॉस को बोला है, यहाँ तो ऐसे मरीज आते ही रहते हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेता है? आज तक यहाँ ऐसे 3632 आ चुके हैं। मुझे तो खबर लिखनी है, पत्रकार ने इतना उत्तर दिया। सौरभ के पास ना तो अभिभावक बनने के लिए समय है, ना ही इस नेक काम के लिए साहस और अपेक्षित दया भाव। इसलिए उसने अपनी आदत के मुताबिक अस्पताल प्रशासन को हड़काया और चलता बना। उसने सोचा, खबर लिखना ही एक पत्रकार का कर्म है और पत्रकारिता ही धर्म है। पत्रकार चला गया तो उसी का भेजा एक प्रेस फोटोग्राफर भी आया और रोगी के बाकायदा फोटो लिए गए। इस एंगल से घूमकर उस एंगल से आसपास खड़े लोगों के लिए वह यह वैसा तमाशा बना जैसे शक्तिवर्धक नुस्खे बताने वाला और अपने वाग पास के बूते जड़ी बूटियां बेचता वो लक्कड़ बाजार में बैठने वाला सड़क छाप हकीम होता है। दूसरे दिन फिर आकर सौरभ ने जब पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? तो वह नीरी ही टकटकी लगाए रहा, कुछ बोल नहीं पाया। बार बार पूछा तो कांपती जुबान से सिर्फ इतना ही बोला, शंकर। दूसरे दिन खबर छपी तो शीर्षक था, शिवरात्रि के दिन भी उपेक्षित रहा शंकर। शंकर की उम्र यही कोई 50 साल होगी। लंबी गंदी मुड़ी हुई सफेद दाढ़ी है और उलझी बिखरी जटाएं हैं। फटी और मैल जमी पैंट शर्ट पहनी है। सर्दी में भी स्वेटर नाम की कोई चीज नहीं पहन रखी है। वो ठंड में ठिठुर रहा है जैसे कोई पागल कांप रहा हो। पत्रकार सौरभ बोल रहे हैं? जी बोल रहे हैं। मैं एक संस्था का संयोजक विजय शुक्ल बोल रहा हूँ, शहर की जीवनदाता स्वयंसेवी संस्था से। जी बोलिए। आपकी खबर ने हिला कर रख दिया, शुक्रिया। आप बता सकते हैं कि अभी भी वो रोगी वहां होगा कि नहीं, और कहां जाएगा? ठीक है, हम कुछ करते हैं, मेहरबानी। सौरभ को लगा यह उसकी स्टोरी का फॉलोअप बना। उसमें उत्साह उत्पन्न हुआ। भाई साहब, अपना मोबाइल नंबर तो देते जाइए, आप करते क्या है? मेरा मतलब क्या करने वाले हैं? जो भी करते हैं शाम तक फोन करूंगा। दूसरे दिन खबर का शीर्षक था, शंकर को मिले परिजन, अस्पताल में इलाज शुरू। खबर का इंसर्ट था, यह सब एक इस अखबार के असर से संभव हुआ। रोगी का अस्पताल में उपचार शुरू कर दिया गया। पहले उसे आपातकालीन वार्ड में भर्ती किया गया। विजय शुक्ल ने अपने बयान में कहा, हमारी संस्था शंकर को अडॉप्ट कर रही है। फिर तीसरे दिन की खबर, जीवनदाता ने गोद लिया लावारिस शंकर। डॉक्टरों का कहना था कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसके पैरों में गैंग्रीन है, पैर काटने पड़ सकते हैं। रोगी केवल अपना नाम बताता है, इससे ज्यादा वो अपने बारे में भी कुछ नहीं बता रहा। जीवनदाता ने उसकी सेवा नहलाई धुलाई के लिए उसी सफाई वाले को लगाया है जिसने पत्रकार को खबर दी थी। उसे इसके लिए अलग से पारिश्रमिक दिया जा रहा है। सौरभ की तरह सफाई वाला भी प्रसन्न है और स्वयं को पुण्यकर्ता मान रहा है। उसे एहसास है कि यह सब उसकी वजह से ही संभव हो पाया है। विजय शुक्ल यह कहकर अहंकार का त्याग करते हैं, यह सब ऊपर वाले की कृपा है। हम सब तो केवल उसकी इच्छा से कर्म कर रहे हैं, हम निमित्त मात्र हैं। रोगी का इलाज शल्य चिकित्सा, हड्डी रोग और मनोचिकित्सा के विशेषज्ञ डॉक्टर कर रहे हैं। उसकी टांगों की सफाई हुई तो डॉक्टरों ने कहा कि नाखून सड़ चुके हैं, टांगे काटनी पड़ेंगी।
हालांकि इसके लिए अभी थोड़ा समय दिया जाएगा। इलाज से हुआ यह कि उसकी मानसिक स्थिति पहले से सुधर गई। वह बोलने लग गया। जब उसकी सारी समृद्धि लौट आई तो वह बोला, मैं शंकर नहीं हूँ, मेरा नाम जक्कीउल्लाह है, मेरा नाम जक्कीउल्लाह है। जक्कीउल्लाह, तुम कहाँ के रहने वाले हो? बदरपुर बॉर्डर, दिल्ली का। वहां क्या करते हो? रिक्शा चलाता हूँ, पर यहाँ मैं कैसे पहुंच गया हूँ? सुनकर सब हैरान है, यह सब हो क्या रहा है? जकीउल्लाह कुछ और स्वस्थ होने पर अपनी कहानी सुनाता है तो मालूम होता है कि बदरपुर बॉर्डर पर वह एक झोंपड़ी में रहता है। उसके समुदाय के यहाँ सैकड़ों सैकड़ों लोग झुग्गियों में रहते हैं और रिक्शा चलाकर गुजारा करते हैं। जहां तक उसे याद है, बीवी के साथ उसकी कहा सुनी हो गई थी और वह बीती शाम के वक्त घर से निकल पड़ा। इसके बाद उसने खुद को समझाया, मन खराब चल रहा था, सोचा आज काम नहीं करना। उसके बाद उसने नींद की दवा खाई और सो गया था। उसे कई बार बेचैनी होती रही, इस वजह से डॉक्टरों ने नींद की दवा लिख दी थी। और नींद की दवा खाने के बाद खुद को यहाँ पा रहा है। यहाँ कैसे पहुंचा, ये उसके लिए भी हैरानी की बात है। कहाँ दिल्ली और कहाँ यह पहाड़। वो तो कभी भी पहाड़ों पर नहीं आया। पहाड़ ऐसे होते हैं, बस सुन रखा था। कहते हुए वह वार्ड के शीशे से बाहर देवदार और बुरांस के पेड़ों से आच्छादित जाखू पहाड़ी की ओर निहारता है। विजय शुक्ल ने जब उसे अब तक की पूरी कहानी सुनाई तो वह बोला, आप तो मेरे खुदा है, अल्लाह है, साक्षात ईश्वर हैं। कहीं मुसलमान मानकर बीच में तो नहीं छोड़ दोगे? इससे तो मैं शंकर ही ठीक था। मगर शुक्ल साहब के विचारों को जानकर वो समझ गया कि उसके इर्द गिर्द सब नेक लोग हैं। उन्हें किसी के हिंदू या मुसलमान होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके लिए हर बंदा पहले इंसान है, उसके बाद वह उसके साथ यह सब इंसानियत के नाते कर रहे हैं, अपना फर्ज समझ रहे हैं। गैंग्रीन से ग्रस्त टांगों को काटने की डॉक्टरों की बातें सुनकर जक्कीउल्लाह अड़ गया कि वह नहीं कटवाएगा अपनी टांगे, उसे इसी हाल में जीने दो। अखबार में खबर छपी, शंकर निकला जक्कीउल्लाह। इस रोचक समाचार को पाठक जिज्ञासा पूर्वक पढ़ने लगे हैं। सौरभ को देखते ही जक्कीउल्लाह उर्फ शंकर बतियाने लगता है। उसे रोज अपने पास बैठने को बुलाता है। वह शेर व शायरी करता है, प्राय पुराणों की कथाएं सुनाकर प्रभावित करने का प्रयास करता है। भक्ति काल के कवियों जैसे कबीरदास के कुछ दोहे, तुलसीदास की कुछ चौपाइयां और खासकर हनुमान चालीसा उसे कंठस्थ है। वो खास लय में गाकर सुनाता है, ना शेरो घरे सपीरा जपति निरंतर हनुमत वीरा। इस तरह वह अस्पताल में भर्ती अन्य मरीजों का भी मनोरंजन करता है, जैसे इस सब से उन सब की पीर हर लेता है। कहता है उसे भी पढ़ने लिखने का खूब शौक रहा है। रिक्शा चलाते हुए कई बार रसिक किस्म के सवारों का मन बहलाने का उसका यह अच्छा तरीका रहा है। वह भी एक किताब लिखना चाहता था। उसकी अपनी जिंदगी दिलचस्प रही है। दिल्ली में वो रोज डायरी लिखता रहा है। जक्कीउल्लाह के लिए डॉक्टरों ने सख्त हिदायत दी है कि वह कोई नशा न करे, लेकिन वह सिगरेट और बीड़ियां मांगता रहता है। कहता है कि उसे इसकी तलब उठती है। वो खैनी खाने वाले सफाई कर्मी को बहलाने में कामयाब हो जाता है, जो दया कर उसे खैनी दे देता है। अस्पताल में बीड़ी सिगरेट पीना तो संभव नहीं था। एक दिन नर्स ने उसका बिस्तर झाड़ा तो खैनी का पाउच पकड़ा गया। उस समय डॉक्टर पास ही थे। उन्होंने पहले जक्कीउल्लाह, फिर नर्स और फिर विजय शुक्ल को भी डांट लगाई। उसके बाद उसे खैनी नहीं मिली। उसे तलब आती, पर बदले में हर किसी की फटकार मिलती। वह सफाई वाला भी उसे डांट देता। यह एक करिश्मा ही हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि उसे टांगे काटने की जरूरत नहीं है, वह ठीक हो जाएगा, दवाइयां लगातार खानी होंगी। जब जक्कीउल्लाह ने थोड़ा चलना फिरना भी शुरू कर दिया, डॉक्टर जब छुट्टी करने के लिए तैयार हुए तो एक दिन उसने दिल्ली जाने की जिद की। उसे एक नंबर याद आया जहां उसके घर वालों को बुलाया जा सकता है। विजय शुक्ल ने नंबर ट्राई किया तो वह गलत निकला। तब टेलीफोन एक्सचेंज से सही नंबर पता करने में कामयाबी मिली। पड़ोस के एक फोन पर घंटों बाद जक्कीउल्लाह का साला आया। जक्की के जिंदा होने की खबर पाकर वह बहुत खुश हुआ। जक्की के साले ने फोन पर संक्षेप में कहा, क्या कहें, यहाँ उसके बारे में 3 साल से कोई जानकारी नहीं है। 3 साल पहले यहाँ से निकला, वो शिमला कैसे पहुंचा पता नहीं। रेल में बिठा दीजिए साहब उसे, वह यहाँ उतर जाएगा। वहां आने में अभी दिक्कत है, शुक्रिया। विजय शुक्ल ने उसे दिल्ली जाने वाली बस में बैठाया। शिमला से ट्रेन में बैठाना संभव नहीं था कि दिल्ली गंतव्य तक पहुंच जाए। उधर कहा, ISBT में से फलां बस से उसे रिसीव कर लेना। जक्कीउल्लाह बस में बैठकर रो रहा है। उसे विजय शुक्ल, सौरभ, सफाई वाले, डॉक्टर, नर्स, मरीजों और शिमला से बिछुड़ने का गम है। बस
चलने पर वह पीछे जाकू पहाड़ी की ओर देखता है। जाकू में हनुमान मंदिर का आभास होते ही उसका सिर सहसा झुक जाता है। उसकी स्मृति में विजय शुक्ल द्वारा सुनाई कथा के शब्द उभर आते हैं। कहते हैं कि लक्ष्मण की मूर्छा के समय संजीवनी बूटी की खोज में निकले शिवशंकर के अवतार हनुमान जी यहीं इसी जाकू पर्वत के शिखर पर विश्राम को रुके थे। उनका यह ठहराव एक वक्त जाख या यक्ष की प्रार्थना पर हुआ था। उसका मस्तक एक बार फिर नत हुआ। उसने मन ही मन दोहराया, लाई संजीवन लखन जियाए, श्री रघुपति हर्षि उर लाए। बस तारा देवी से आगे शोघी गंडा घाट सोलन से सरपट भाग रही है। जकी उल्लाह की स्मृति में बदरपुर बॉर्डर के दृश्य उभर रहे हैं। वहां दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर पर ईद जैसी खुशियां बट रही है। खोया जकी उल्लाह 3 साल बाद लौट रहा है। जकी उल्लाह ने सफर में सोचा, यह कैसे हो सकता है कि उसे बीच के इन 3 साल का पता ही नहीं, और 3 साल का इतना लंबा वक्त उसे एक रात की गहरी नींद के बराबर ही लग रहा है। समय इतना कैसे सिकुड़ जाता है, कैसे सिकुड़ गया। वह इस बीच कहाँ रहा उसे मालूम ही नहीं। वो शिमला कैसे पहुंच गया, कैसे पहुंचा नहीं जानता। उसका कैसे और कहाँ गुजारा होता रहा यह भी नहीं जानता। उस परवरदिगार ने यह क्या कर दिखाया। जिंदगी में ऐसा भी होता है। उसकी स्मृति में वह रेवतक ऋषि और देवर्षि नारद के समय की आयाम वाली कथाएं झिलमिलाई, जो उसने प्रवचनकर्ता से सुनी थी। उसने जैसे सपना देखा, वह जैसे नींद से जागा। खबर छपी है, शिमला से जिंदगी लेकर लौटा शंकर उर्फ जक्की उल्लाह। उम्मीद है अद्भुत। आपको कहानी अच्छी लगी होगी। ये कहानी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि इसमें जो पत्रकार सौरभ है वो मेरे चरित्र से प्रेरित है, और जो विजय शुक्ल इसमें चरित्र है वो अजय श्रीवास्तव जो उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं उनसे प्रेरित है। और जकी उल्लाह का मैंने कहानी में नाम तक नहीं बदला है। ये यही असली नाम है उसका। मैं जकी उल्लाह से खुद मिला हूँ। हालांकि कहानी अद्भुत कहानी। आपकी इस कहानी ने सबको एकाग्रचित कर दिया था। और अभी इसमें मैं कमेंट्स लोगों के देख रहा था कि भी इतनी सुंदर कहानी आपने लिखी है, कहते हैं आप बधाई के पात्र हैं। एकाग्रचित होकर के सभी इस कहानी को सुन रहे थे। और साथ में दक्षा उपाध्याय जी ने भी आपसे निवेदन किया है कि जो आपकी अन्य कहानियां भी हैं संक्षिप्त में कहते हैं आप उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा करें। जी, मैं सबसे पहले तो अपने सहपाठी केदार ठाकुर जी का धन्यवादी हूँ। वो भी जुड़े हैं। केदार ठाकुर जी जाने माने रंगकर्मी हैं, और ये इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, और ये जुड़े हैं। इनका आभार। अश्विनी कुमार जी का बहुत बहुत आभार। मुझे बीच में एक मैसेज में देख रहा था कि आपने जो कहा कि कहानियों के बारे में कुछ कहें। ऐसा है, मैंने कोई 12-13 कहानियां लिखी है। उन कहानियों में से मैं ये अलग अलग पत्रिकाओं में छपी है, और हिमाचल के जो जाने माने साहित्यकार है सबने छापी है। जैसे विपाशा के संपादक डॉक्टर तुलसी रमन थे, उन्होंने छापी, उनको पसंद आई। जैसे ये कहानी सर्जक अजय श्रीवास्तव जी कमेंट लिख रहे हैं आपके लिए। जी, श्रीवास्तव जी बहुत नेक इंसान है। इन्होंने बहुत उद्धार किया है लोगों का, और हमें इन्होंने प्रेरित किया है सोशल सर्विस के लिए। और पत्रकार है, बहुत पुराने पत्रकार हैं, पत्रकारिता के प्राध्यापक है। ये भी जुड़े विश्वविद्यालय में। इनका बहुत बहुत आभार। और मुझे जितने भी लोग जुड़े हैं, बीच में कमेंट आ रहे थे, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि स्क्रीन पर अभी नाम नहीं है, तो मैं भारती कुटियाला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत प्रोत्साहन रहता है। सुनैना शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अश्विनी कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहानियों के बारे में ऐसा है, मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बगैन, जो पहले उच्च पाठशाला थी, वहाँ कहानियां पढ़ता था। वहाँ विपाशा, हिमप्रस्थ वगैरह कहानियां होती थी, चुपचाप पढ़ता था, डांट पड़ती थी, टाट पट्टी के नीचे छिपाता था। तो वहां से कहानियों का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद मैं ये कहानियां लिखने का प्रयास करता था। तो मैं प्रेमलाल सारस्वत जी मेरे जीजा लगते हैं, उन्होंने मुझे कहा यार लिखना है तो प्रेमचंद की तरह लिखो, जयशंकर प्रसाद की तरह लिखो। ये तो उन्होंने बोला, मैंने कहा कि वो तो बहुत बड़े नाम है, मैं तो एक वो अगर समुद्र है तो मैं तो उनके सामने बूंद भी नहीं हूँ। तो वो बोलते थे कि कोशिश करो कि पढ़ी जा सके कहानियां, ऐसी कहानियां लिखो। तो मैं तो अच्छा लिखने के एक प्रयास में मैं कहानियां लिखता गया। लेकिन सही कहूँ, मैं अपनी कहानियों से बहुत मैंने 16-17 कहानियां लिखी है, सब कहानियों से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। डॉक्टर करम सिंह जी ने भी मेरे से 2 कहानियों के पाठ करवा दिए हैं अकादमी के माध्यम से। ये सोमसी में भी अकादमी की पत्रिका में एक कहानी छपी है। और शिखर पत्रिका के संपादक केशव जी है,
उन्होंने भी एक कहानी छापी। ये राजकुमार राकेश जी हिमाचल प्रदेश के बहुत बड़े साहित्यकार हैं। उन्होंने भी जनपथ पत्रिका आती है आरा से, उसमें बीज शीर्षक से कहानी छापी। और हिमाचल प्रदेश के जाने माने साहित्यकार बद्री सिंह भाटिया जी, उन्होंने गिरिराज में मेरी कहानियां छापी। उसमें ये गिरिराज से शुरुआत हुई थी, गिरिराज में पहली कहानी लिखी थी। और इसके अलावा भाटिया जी का बहुत बड़ा नाम है हिमाचल प्रदेश में कहानी जगत में। और जी इसके इसके अलावा एक सेतु में कहानियां छपी, डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता जी की पत्रिका है सेतु, उसमें भी मेरी कहानी छपी। हिमाचल प्रदेश में इरावती पत्रिका निकलती है, बड़ी जानी मानी पत्रिका है। राजेंद्र राजन जी बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उन्होंने भी कहानी छापी, उनकी पत्रिका में भी एक कहानी छपी, फिर भी उदासी। और ज्यादातर कहानियों में गांव के आसपास के गांव का परिवेश है या शिमला शहर का परिवेश है, शिमला और यहाँ के आसपास कहानियां घूमती है। 20-25 साल से कहानियों की किताब निकालने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन संतोष नहीं है अभी। जब संग्रह बनेगा, जब संतुष्टि होगी तभी निकालूंगा। इस बीच मैंने एक ये बहुत बड़े साहित्यकार है, आप कहते थे कि उनको जरूर पढ़े। दागिस्तान के एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं रसूल हमजा तो। रसूल हमजा तो ने एक किताब लिखी है मेरा दागिस्तान। मेरा दागिस्तान को उन्होंने पढ़ने को मुझे बहुत पहले कह दिया था, लेकिन उस कहानी को बाद में मैंने अब जाकर पढ़ा। तो उस किताब से मुझे लगा कि लेखन वैसा होना चाहिए। खुद रसूल कहते हैं कि मेरी किताब का मुखावरण फटा हुआ हो, लेकिन दूर से लोग कहे कि ये किताब जो है हमजाद के बेटे रसूल ने लिखी है, किताब ऐसी होनी चाहिए। वो ये कहते हैं। तो मैंने जब उनकी किताब पढ़ी तो ऐसा लगता है जैसे ठेव की बात कर रहे हैं। वो मुस्लिम कम्युनिटी से थे, वो वहाँ दागिस्तान के जो है वहाँ पर उनका कल्चर अलग, यहाँ का कल्चर अलग, यहाँ का हिंदू कल्चर, वहाँ का मुस्लिम समुदाय वाला कल्चर, वो रशिया का रिपब्लिक रहा है। तो वो ऐसा लगता है जैसे वो वहाँ की बात नहीं कर रहे, ठेव की बात कर रहे हैं। वो जो बोलते हैं कि उसके लिए जो है टोपी के लिए सिर चाहिए। हमारे भी कहावत है पहाड़ में कि टोपे से ही मूंड। ये ऐसी कहावतें, बहुत सारी कहावतें जो पहाड़ से मिलती है। तो मुझे उस किताब ने प्रेरित किया कि मैं भी उस तरह के संस्मरण लिखने की कोशिश करूं। तो उस श्रृंखला में मैंने शिमले का देवदेश करके एक फेसबुक पे मैंने जैसे समय मिलता था उस पे संस्मरणात्मक शैली में लिखता गया। और हालांकि वो आत्म केंद्रित हो गया है। मेरे कुछ मित्रों ने मुझे ये भी कहा कि यार इसमें आत्म मुग्धता ना हो, आत्म केंद्रित जरूर हो। तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो आदमी को पता नहीं रहता है, वो आत्म मुग्धता में आ जाता है। तो मैं कोशिश जी करूंगा कि उसमें से आत्म मुग्धता निकल जाए। संस्मरण तो आत्म केंद्रित होगा। तो ये जो है कोशिश ये रहेगी। तो उसमें से आत्म मुग्धता को हटा रहा हूँ, और तब तक किताब नहीं निकालूंगा जब तक उसमें से आत्म मुग्धता नहीं हटेगी। उसके लिए पढ़ा भी रहा हूँ, और उसको जी थोड़ा सा कथानक की शैली भी दे रहा हूँ उसको, उस किताब को। तो मैं कहानी संग्रह से पहले शायद ये किताब निकल जाएगी। अभी फिलहाल इसका टाइटल मैंने शिमले का देवदेश रखा है। देवदेश आधा देश को बोलते हैं हमारे इलाके में। आसपास का उसमें माहौल है, ये मेरा गांव धानो, सामने पलाना पहाड़ी, और आसपास का जो माहौल है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के पशु पक्षियों पर, यहाँ के कल्चर पे, यहाँ के आदमियों का, यहाँ के लोगों का जो जीवन है, उस पर वो किताब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश रहेगी कि वो किताब पहले निकल जाए। और बाकी राजेश जी, और आप कह रहे हैं कि और मुझे क्या कहना है, दर्शक और क्या पूछ रहे हैं। जी दर्शकों का था कि भैया आप थोड़ा सा किसी अगर थोड़ी आप में एक कहानी, कुछ लघु कहानी है तो उसका भी आप एक और पाठ कर दें। बोर तो नहीं हो गए हैं, या मैं अपने संस्मरण पढ़ूं उसमें जी जो आप शिमले का जो शिमले का देवदेश है, आप जो जिसके लिए सभी लोग बड़े प्रतीक्षारत हैं, आप उसका कुछ अंश पढ़िए। जी, अभी मेरे पास जो उपलब्ध है मैं उसे ही पढ़ूंगा। और जी बाकी सब दर्शकों का धन्यवाद, वो जुड़े हैं, देख रहे हैं, और इतना समय निकाल रहे हैं, और ये जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जो देख रहे हैं उनका धन्यवाद, जो लाइक कर रहे हैं उनका धन्यवाद, और जो बाद में देखेंगे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अकादमी का जी बहुत बड़ा मंच, आप डॉक्टर करम सिंह जी का, ये और जो शर्मा जी का, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये अंश लिखता है, इसमें एक अंश है इसका, शिमले के देवदेश का। मैं 2 अंश पढ़ लूंगा अगर समय होगा। जी महासवी पहाड़ी बोलियों को न केवल शिमला के ऊपरी पहाड़ों के लोग समझते हैं, बल्कि जीव जानवर भी समझते हैं। पहाड़ी बोली को गाय समझती हैं, बैल समझते हैं, बकरे बकरियां समझती हैं, घोड़े समझते हैं, कुत्ते बिल्लियां समझती है, कौवे समझते हैं, करई चिड़िया समझती है। यही नहीं, बंदर भी समझते हैं, भराग यानी तेंदुए भी समझते हैं।
गाय बैलों के पहाड़ में नाम होते हैं काल्टी, गेऊटी, गेरू, काल्टू आदि। गाय को पुकारेंगे और गेऊटी तो वो आपकी तरफ आएगी, आप पुकारेंगे पोरे गेऊटे तो वो दूसरी ओर मुड़ जाएगी। हल के नीचे जोते बैल को हुंदा बोलेंगे तो वो नीचे को होगा, और उबा बोलेंगे तो ऊपर को होगा। अब देसी गायों को पालने का चलन कम है, बैलों को जोतने का भी, मगर फिर भी जहां जहां भी देसी गाय है चरागाह में भेजी जाती हैं, और जहां भी देसी बैल जोते जाते हैं वहां आज भी ये प्राणी पहाड़ी बोली की हर आंक को ऐसे सुनते समझते हैं। छुट्टियों में मेरा बचपन गायों बैलों को चराने और इनकी रखवाली में बीतता था। हमारे घर में 4-4 बैल और 8-8 गायें, 3-3 बछड़े होते थे। हम इनसे पहाड़ी बोली में बतियाते, ओरा पूरा हुंदा उबा चीश हेट अब छुटा गौर 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 आदि आदि से उन्हें आदेश देते, और वे आदेश की 100% पालना करते। बीच बीच में कोई एक आध ही उच्छृंखल मवेशी होते जो पूरा आदेश नहीं सुनते थे। इतना गजब का कम्युनिकेशन था कि हमारा इन मवेशियों के साथ कि शाम के वक्त लौटने से पहले गौर 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 करते कहते तो वे अपना मुंह घर की दिशा में मोड़कर अपनी थाची की ओर रुख करते, बगैर दांव रस्सी के अपनी थाची पर पूरे अनुशासन से खड़े रहते। गांव का ये दांव का चुरकू लगाने से पहले ही, दांव रस्सी होती है जो बांधी जाती है। यह तो हुई गाय बैलों की बात कि वे कैसे पहाड़ी बोली समझ लेते हैं। गाय बैलों के अलावा बकरे बकरियों को लंबे मीठे सुरों में चोआ कहा जाता है तो वे नजदीक आते हैं, हिच से दूर हटते हैं। घोड़ों का एक खास अंदाज में चक चक किया जाता है घोड़ों को, तो वे आगे बढ़ते हैं। रोकने के लिए भी खास शब्द है, खाने पीने और असबाब कसने के लिए भी। घोड़ा भी गाय बैलों की तरह ही समझदार प्राणी है जो पहाड़ी बोली के आदेश समझता है। कुत्ते बिल्लियों के साथ भी ऐसा ही है। आप बोलेंगे चो तो कुत्ता दुम हिलाता हुआ आपके पास आ जाएगा। टोंग में रोटी लेकर हम बचपन में जाते तो जोर से चो कहते तो कुत्ता बेशक कहीं गांव में लोटपोट रहा हो तो वो बरामदे में पहुंच जाता और दुम हिलाता, ललचाई जीभ से लार टपकाता। उसे धिर कहते तो वो भाग जाता, शाबाश कहते तो वो बंदरों के पीछे भाग जाता। बंदरों को कुत्ते की गैरहाजिरी में भी शाबाश कहा जाता तो वे भी फसलों को चौपट करने के दौरान भाग जाते। बंदर भी भगाने के इस आदेश को समझते हैं। वे समझते हैं कि कुत्ता उनके पीछे छोड़ा गया है, बेशक छोड़ा ना गया हो। गांव में बराग यानी तेंदुआ गुर्रा रहा हो तो उसे शाबाश नहीं कहा जाता, उसे होरिया कहते हैं। हम बचपन में पूछते कि बराग को शाबाश क्यों नहीं कहते, तो घर वाले कहते कि शाबाश से बराग दूर नहीं जाता, उसे मालूम होता है कि शाबाश कुत्ते के लिए किया जा रहा है, कुत्ता तो उसका भक्ष्य भोज्य है। उसे मालूम हो जाता है कि जिस घर से शाबाश किया गया कुत्ता वही है। बराग की गंध सूंघने के बाद कई बार डरा कुत्ता शाबाश करने पर भी भौंकता है। जोर जोर से का पुकारा जाए तो कौवा जहां भी हो वो घर के पास आ जाता है। उसे मालूम होता है कि उसे बुलाया जा रहा है, उसे कुछ खिलाया जा रहा है। चा किया जाए तो वह उड़ जाता है, उसे मालूम हो जाता है कि उसे उड़ाया जा रहा है, उसकी ओर पत्थर फेंका जा रहा है। कौवे से छोटा सुंदर पक्षी कराई या चिड़िया को कुड़ी कुड़ी किया जाए तो वे भी समझते हैं कि उन्हें मालूम होता है कि उन्हें बुलाया जा रहा है, दाना खिलाया जा रहा है। पहाड़ की इस बोली में पशु पक्षियों से यह बात सदियों से की जा रही है। हाँ कि ये शब्द उनकी जेनेटिक मेमोरी में है, उनके पालन पोषण व्यवहार संस्कार में है। जी, ये एक अंश है। बहुत सुंदर जी। तो अकादमी आज आपके इस कहानी पाठ के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करती है और अकादमी की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जी, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर करम सिंह जी का भी विशेष आभार। वो काफ़ी चुस्त दुरुस्त है और अकादमी में बहुत सारे आयोजन करवाते रहते हैं और भविष्य में भी आप जो है बहुत सारे साहित्यकार हैं हिमाचल प्रदेश के, ऐसे भी साहित्यकार हैं जो गुमनामी में रहना पसंद करते हैं। डॉक्टर विक्रम मुसाफिर है, उन्होंने श्रीवन उपन्यास लिखा है, बहुत बेहतरीन कृति है। वो पकड़ में नहीं आती, अगर पकड़ में आए आप उन्हें भी कभी ज़रूर बुलाएं। और भी बहुत सारे साहित्यकार हैं प्रदेश में, बड़े वरिष्ठ लोग हैं, आप बुला रहे हैं, हम सुन रहे हैं और हमें मालूम है डॉक्टर करम सिंह जी का कहीं कोई पूर्वाग्रह नहीं रहता, कहीं कोई वो नहीं रहता, बेलाग स्पष्ट आदमी है, जैसे भीतर वैसे बाहर। ज़रूर ये मंच जो है हिमाचल प्रदेश में साहित्यिक गतिविधियों को काफ़ी तेज़ करेगा। और हितेंद्र शर्मा जी का बहुत बहुत आभार जिन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ इस तरह से हमें अकादमी से जोड़ा। और सरसू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। उमाना दाइक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी पहाड़ी बोली पर किताब लिखी है। जी। तो इसी के साथ आज की इस कड़ी को यहीं पर विराम देते हैं और सभी दर्शकों से अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय हिमाचल।